गुजरात के विधानसभा चुनाव और कांग्रेस ने अपना पूरा दमखम झोंक रखा है। क्या इस बार वाकई में सत्ता परिवर्तन की गुंजाइश है या कांग्रेस उसी उहापोह में है जिसकी बातें भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है, क्योंकि 4 बार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार गुजरात में है। बात करने के लिए हमारे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला। रणदीप जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ नेशन। नमस्कार। बीजेपी बार बार ये कह रही है कि आप मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं गुजरात के संदर्भ में। क्या वाकई में यही स्थिति है? अहंकार भारतीय जनता पार्टी के सर चढ़कर बोल रहा है। अहंकारी भारतीय जनता पार्टी को 6.5 करोड़ गुजरातियों का दर्द और पीड़ा नजर नहीं आती। वोट 6.5 करोड़ गुजरातियों को डालनी है या आदरणीय अमित शाह जी और मोदी जी को डालनी है, इसलिए ये जनता है। इसके लिए निर्णय मत कीजिए। इन्होंने बड़े बड़े राजनेताओं को अर्श से फर्श तक का सफर तय करवा दिया और अगर जरूरत पड़ेगी तो गुजरात में जो परिवर्तन की बयार है उसमें भारतीय जनता पार्टी भी बह जाएगी, जैसा जमीन की खुशबू बताती है। भारतीय जनता पार्टी का यह दावा है कि जमीन पर जितने कदम उनके मजबूत हैं और जिस तरह से कार्यकर्ता हैं, उनकी एक पूरा स्ट्रक्चर है और जो एक चाणक्य उनके पास है अमित शाह, उसका काट आपके पास नहीं है। बिल्कुल सही कहते हैं। अगर धन बल, बाहुबल, सत्ता बल मापदंड है तो भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी, परंतु अगर 6.5 करोड़ गुजरातियों का जनबल और संकल्प मापदंड है तो 6.5 करोड़ गुजराती और कांग्रेस पार्टी जीतेगी। और इसमें मुझे संपूर्ण विश्वास है कि ये चुनाव 6.5 करोड़ गुजराती बनाम भाजपा का चुनाव है, कांग्रेस और भाजपा का चुनाव नहीं। और इसमें गुजरात के लोगों ने ये संकल्प ले लिया है कि अब बदलाव होकर रहेगा, क्योंकि जिस प्रकार से व्यापारी उत्पीड़ित है, किसान आंदोलित है, नौजवान बेरोजगार है, बैकवर्ड क्लास और दलित पर अत्याचार है, पाटीदारों पर मुकदमे दर्ज हैं, कोई समाज का ऐसा अंग नहीं बचा जो भाजपा के जुल्म और सितम से अछूता हो, और इसलिए बदलाव आकर रहेगा। इस बार ऐसा क्या नया है रणदीप जी जो पिछले 4 बार के विधानसभा चुनाव में गुजरात में नहीं था? क्या मोदी जी का गुजरात में न होना आपको ज्यादा बल प्रदान करता है? नहीं, इस बार ये नया है कि भारतीय जनता पार्टी आज दिल्ली में भी सत्ता में है 42 महीने से, और गुजरात में भी सत्ता में है। और इस बार चुनाव मुद्दों पर हो रहा है, ना मोदी जी और ना भाजपा चुनाव को भटका पा रहे, और गुजरात के लोग अब मुद्दों पर जवाब मांगते हैं जी। आप 24 घंटे बिजली का वादा करते हैं, परंतु आपके प्लांट 33% कैपेसिटी पर चलते हैं और आप 5 प्राइवेट कंपनियों को लाखों करोड़ का मुनाफा देते हैं। आप जो बिजली का रेट है वो इतना महंगा है कि किसान हो या गरीब वो दे नहीं सकता, तो बिजली होते हुए भी उसे बंद रखनी पड़ती है। आप कहते हैं कि सड़कें बहुत अच्छी हैं, आम गुजराती से पूछिए, मानसून के बाद सारी सड़कें बह गई। आप कहते हैं किसान की हालत अच्छी है, पर 4,000 रुपए की मूंगफली 1,500 रुपए में पिटती है और 3,680 रुपए की कपास 2,500 रुपए में पिटती है और सरकार कुछ नहीं करती। आप पाटीदारों की बात करते हैं, पर 20,000 पाटीदारों पर मुकदमे दर्ज कर देते हैं। आप सूरत के जो कपड़ा व्यापारी हैं उनके 60,000 करोड़ का धंधा चौपट कर देते हैं। आप डायमंड मर्चेंट्स का 20,000 करोड़ का धंधा चौपट करते हैं और आप कहते हैं कि सब कुछ अच्छा है। लेकिन बीजेपी का तो ये मानना है कि उन्होंने इस राज्य में सिर्फ विकास विकास और विकास किया, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया। उनका तो ये कहना है कि अगर एक बार और मौका मिले तो आसमान तक गुजरात को पहुंचा देंगे, क्योंकि पिछले 20 से 22 साल उन्होंने जो किया वो कांग्रेस ने उसके 40 साल पहले कतई नहीं किया। 22 साल से वो यही कहते आए हैं जी। अगर विकास मुद्दा है तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री विकास की बात क्यों नहीं कर रहे? क्यों वो हाफिज सईद पर चुनाव लड़ रहे हैं? क्यों वो लोगों को सिंपैथी गेन करने के लिए स्वांग रचकर चुनाव लड़ रहे हैं? क्यों वो उन सारे मुद्दों की बात कर रहे हैं जिसका गुजरात के विकास से कोई मतलब नहीं? क्यों वो ये नहीं कह पा रहे हमने 2012 में अमुक वायदा किया, वो पूरा किया, ये वायदा किया, ये पूरा किया? सच्चाई है कि 2012 का मैनिफेस्टो निकाल लीजिए, 2007 का मैनिफेस्टो निकाल लीजिए, या 5 वर्ष उससे पहले का, सेम वायदे वो करते आए हैं और हर बार वो लोगों को भटकाकर या धर्म या किसी और आधार पर वो वोट बटोरते आए हैं।
इस बार गुजरात के लोगों ने निर्णय कर लिया, वो भटकेंगे नहीं, जवाब मांगेंगे। ये बताइए कि राहुल गांधी भी पूरे जोर शोर के साथ चुनाव प्रचार में है और इस बार एक अलग अंदाजे बयां है उनका। बीजेपी उस पर भी चुटकी लेती है, कहती है कि पहली बार धर्म के शरण में आए हैं तो स्वागत है उनका, कम से कम अपने आप को हिंदू मानते तो हैं, मंदिरों तक जाते तो हैं, भगवान की प्रमुखता समझते तो हैं। क्या वाकई में हिंदुत्व का इस्तेमाल आज कांग्रेस करना चाहती है? दो बातें वो कही उन्होंने, तो दोनों का जवाब दूंगा। पहला ये कि राहुल जी अलग हैं। राहुल जी अलग तो हैं ही, वो 4 बार कपड़े नहीं बदलते, 10 लाख का सूट 4 करोड़ में बेचकर अपना काम नहीं चलाते। उनका सरल स्वभाव, ईमानदारी और साफगोई ही गुजरातियों को पसंद आ रही है और इसीलिए जहां वो जाते हैं गुजरातियों का अपार स्नेह और प्यार मिलता है। जहां तक द्वारकाधीश के दर्शन करने का सवाल है जी, ईश्वर वो राम हो वो कृष्ण हो, वो तो हमारे रोम रोम में हैं, वो तो अनंत हैं, वो तो अखंड हैं, वो तो अटल हैं। और जब राहुल जी यात्रा करने गए थे उत्तराखंड की, तब भी भाजपा ये कह रही थी कि आप 28 किलोमीटर पैदल चलकर जब पाठ खुलेंगे मंदिर के तो दर्शन तो करेंगे, परंतु क्या इसके बाद भी कभी जाएंगे? भगवान न भाजपा की बपोती हैं न कांग्रेस की बपोती हैं। हमारे देवी देवताओं का आशीर्वाद तो सब पर है, उन पर भी है जो उन्हें नहीं मानते। शायद ही उन्हें मालूम नहीं, वो अपने मन के पाठ खोलने राम वहां अंदर बैठे मिलेंगे। लेकिन हिंदुत्व कार्ड, क्या ये खेलने की कोशिश कांग्रेस कर रही है? क्या हिंदू वोट लुभाना आज कांग्रेस की नई रणनीति है? जी नहीं, ईश्वर का आशीर्वाद लेकर किसी भी अच्छे काम पर निकलना हमारी संस्कृति का हिस्सा है, परंतु उससे यह मतलब नहीं कि कांग्रेस पार्टी दूसरे धर्मों का आदर नहीं करती। अपने ईश्वर में आसक्ति रखना, महात्मा गांधी भी तो कहते थे रघुपति राघव राजा राम जी। तो महात्मा गांधी क्या नॉन सेकुलर थे? नहीं, लेकिन महात्मा गांधी गुजराती थे। महात्मा गांधी देश के आइकॉन थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम महात्मा गांधी से लेकर सरदार पटेल तक, बीच में पंडित नेहरू का जिक्र नहीं करते, इंदिरा गांधी का जिक्र नहीं करते, गांधी और नेहरू परिवार का जिक्र नहीं करते। इसलिए अगर आप गांधी की बात करते हैं तो एक तरह से वो भारतीय जनता पार्टी का आइकॉन है, आपके शायद नहीं है। अच्छा हुआ आपने गांधी जी की बात तो की जी। और उन याद दिलवाई भाजपा जो कह रहे हैं, पर वो क्या भूल गए कि आज भी भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश में गांधी जी के हत्यारों का मंदिर भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में बन रहा है। उनके मंत्री ये कहते हैं कि गॉडसे महापुरुष थे। उनकी केंद्रीय कार्य समिति के सदस्य और उनके एक सांसद संसद के अंदर उन्होंने कहा कि गॉडसे तो एक महापुरुष थे। उनकी आईटी सेल के प्रमुख ने एक ट्वीट के जवाब में कहा कि कभी कभी वध भी उचित है गांधी जी के बारे में। और ये वही तो भारतीय जनता पार्टी है जिनके पितृ संगठन को सरदार पटेल ने गांधी की हत्या के लिए जिम्मेवार ठहराते हुए बंद किया था, प्रतिबंध लगाया था। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी तो गांधी और ये देश गांधी जी का वंशज है। हम उनके वंश विचारधारा के आधार पर हैं, इसलिए हमें बीजेपी से सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं। हाँ, जो लोग गांधी की विचारधारा की हत्या करते आए हैं उनको जरूर, चाहे चुनाव में ही सही, गांधी जी का नाम तो लेना पड़ा, ये भी अच्छा है। आपने ट्वीट की बात की तो ऐसे कई सारे ट्वीट्स हैं और कई बार आप खुद भी अपने ट्वीट्स के जरिए बीजेपी के या फिर बीजेपी से जुड़े कुछ लोगों के साथ उलझते हैं और उस सोशल स्पेस में आप लोगों के वाद विवाद की बातें बहुत अक्सर छाती हैं। क्या वाकई में आज ट्विटर युद्ध राजनीति का पैमाना बन गया है? सोशल मीडिया बदलते समय के साथ टेलीविजन और प्रिंट पत्रकारिता के साथ एक महत्वपूर्ण मीडियम है अपनी बात सीधे जन संवाद करने का और जनता तक पहुंचाने का, और मीडिया के साथियों को भी इंस्टेंटली अपनी बात पहुंचाने का। तो सोशल मीडिया की भी अपनी एक पावर है और हम उसे अब रिकॉग्नाइज करते हैं। ये बताइए कि प्रधानमंत्री जी ने अभी जो गुजरात में अपने पहले चरण के प्रचार के समय लगभग ये बात स्पष्ट तौर पर कही कि आप लोग लगातार गुजरात में साजिश करते रहे हैं। साजिश के तहत आप लोगों ने केशुभाई पटेल को सत्ता से हटाया और जाहिर सी बात है पाटीदारों का इसका अफसोस और रोष होना चाहिए।
उन्होंने ये तक आरोप लगाया कि आनंदीबेन पटेल को गुजरात के मुख्यमंत्री के पद से हटाने की साजिश आपने रची, क्योंकि आपने पाटीदार आंदोलन को इतना बड़ा बना दिया और उस पाटीदार आंदोलन से हार्दिक पटेल निकला, जो कि आपका ही एक सहयोगी है। पूरी स्क्रिप्ट आप लिखते हैं और उनके मंत्रियों को आप हटा देते हैं और पाटीदारों के साथ अन्याय आप कर रहे हैं। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी फिर बताएं, अब जाति की राजनीति कौन कर रहा है जो इस प्रकार की शब्दावली का वो इस्तेमाल कर रहे हैं? केशुभाई पटेल जी को भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस ने निकाला या मोदी जी ने तिरस्कृत और अपमानित करके निकाला? क्या वो ये बताएंगे कि काशीराम राणा जी को किस प्रकार से उन्होंने पार्टी से निकाला, किस प्रकार से उन्होंने आनंदीबेन पटेल को मुख्यमंत्री वो भारतीय जनता पार्टी की, प्रधानमंत्री मोदी जी षड्यंत्र करें अमित शाह, हटाएं मोदी जी और जिम्मेवार कांग्रेस पार्टी। ये तो बड़ा खूबसूरत वाकया है। और उन्होंने तो जो सबसे वरिष्ठ सांसद थे हिरेन पांड्या जी 8 बार सांसद रहे, केवल इसलिए कि वो मोदी जी से बड़े नेता थे, उनको मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया और एक फिल्मों के विलेन को उनकी जगह सांसद बना लिया। और जो उनके खुद के पितामह थे, जिनको भीष्म पितामह कहते हैं क्योंकि राजनीति में मोदी जी का पदार्पण उसने किया, मोदी जी ने तो उन्हें भी नहीं छोड़ा। लालकृष्ण आडवाणी जी को भी एक सिंपल वोटर बनाकर उन्हें ठंडे बस्ते में डाल दिया। जो अपने बुजुर्गों के साथ इस प्रकार का व्यवहार करती हो पार्टी और नेता, उनके आचरण के बारे में मुझे बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। ये बताइए कि पाटीदार आंदोलन की पूरी साजिश आपने रची कि नहीं? हार्दिक पटेल आपका एक स्टूज, जो इसका अगर जो भी हिंदी रूपांतर हो, मोहरा है कि नहीं? और अगर ये सब कुछ है और आप इतना सब कुछ कर सकते हैं तो जाहिर सी बात है आप गुजरात की विधानसभा में भी बहुत साजिशें रच सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी का ये इल्जाम हो सकता है। मेरा उनसे बड़ी विनम्रता से एक प्रश्न है, 20,000 पाटीदारों पर झूठे मुकदमे किसने दर्ज किए? पाटीदारों के घरों के दरवाजे तोड़कर बुजुर्गों, महिलाओं और माताओं को घसीट कर निर्दोष महिलाओं को किसने पीटा? पाटीदार नौजवानों पर गोलियां किसने चलाई? क्या पाटीदारों ने लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में सहयोग दिया या नहीं दिया? अगर कोई नौजवान, वो हार्दिक पटेल हो या पास का कोई अन्य नेता हो, अगर वो आगे बढ़कर उस पीड़ा को उजागर करता है, विपक्ष के तौर पर मेरी जिम्मेवारी है कि मैं अपनी आवाज और बल उसको दूं। और हमारी आवाज और बल पास के नेताओं की, पाटीदारों की उन जनवन मांगों के साथ है। हमने सार्वजनिक तौर से ये कहा है। अब आप अगर हर उस व्यक्ति को जो आपके खिलाफ विरोध का झंडा उठाएगा न्याय मांगने के लिए, उसे मोहरा बताएंगे तो मोहरा ही सही। वो एक पुरानी कहावत है कि हमारे पागल दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। ये कहा तो स्वतंत्रता संग्राम के समय पर आज भी सच है। ये बताइए कि फिर बीजेपी का ये आरोप कितना सही है कि आज आपको बैसाखी 1 नहीं 3 चाहिए और तीनों नौजवान नेता हैं। राहुल गांधी जो कि खुद भी एक नौजवान नेता हैं, उन्हें 3 और सहारे की ज़रूरत गुजरात में है। क्या ये सही है? मेरा उनसे, मेरे साथियों से बड़ा विनम्र निवेदन है, क्या ये तीनों नौजवान पाकिस्तानी हैं? क्या ये ISI के एजेंट हैं? क्या ये राष्ट्र विरोधी हैं? ये तीनों नौजवान कौन हैं? हार्दिक पटेल जी और उनके साथियों ने पाटीदारों की पीड़ा को उजागर किया, जिसकी मैंने चर्चा की। आप दलितों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, आप दलितों को सेकंड रेट सिटीजन्स मानते हैं। अगर एक मेवानी जी उठकर उभरे और उन्होंने दलितों के कॉज को आगे बढ़ाया और हमने उनकी आवाज को बल दिया, तो यह हमारा ध्येय और कर्तव्य है, उन पर एहसान नहीं। अगर कल्पेश पटेल पिछड़े वर्गों के नौजवानों की, उनकी समस्याओं की बात उठाते हैं और हम उनके साथ अपनी आवाज जोड़ते हैं, तो ये हमारा धर्म और ध्येय है। हम अपना धर्म और ध्येय निभा रहे हैं। भाजपा विचलित ना हो, क्योंकि ये सारी मुश्किलात और ये सारी बातें उनकी खड़ी की हुई हैं। अभी चुनाव आयोग का एक निर्देश आया कि पप्पू शब्द का इस्तेमाल गुजरात के चुनाव में नहीं होगा। हम सब जानते हैं इसका संदर्भ क्या है। इस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल क्या वाकई में आज हमारी राजनीति में होना चाहिए? क्योंकि जिस तरह से और भी कई शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, और ये मैं दोनों तरफ से कहता हूं, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, अपशब्दों का इस्तेमाल आज हमारी राजनीति में एक प्रचलन बन गया है। इस पर कैसे नियंत्रण पाया जाए? क्या कांग्रेस पहल नहीं कर सकती? कांग्रेस ने पहल कर दी है। श्री राहुल गांधी गुजरात आए
और उन्होंने साफ तौर से कार्यकर्ताओं को हिदायत दी कि कोई व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री मोदी जी का व्यक्तिगत तौर से अपमान करने की कोशिश करेगा तो वो कांग्रेस में उसे दंडित करेंगे। क्या मोदी जी ने कभी ऐसा कहा? नहीं कहा, क्योंकि हमारा ये मानना है प्रधानमंत्री का पद सम्मानजनक है। और गांधी जी ने हमें ये सिखाया था, गुजरात के जो सपूत थे वो तो पूरे देश के नेता थे और विश्व के नेता थे, उन्होंने हमें ये सिखाया था कि अपने विरोधी से भी स्नेह से पेश आओ। हम उस संस्कृति को अपनाएंगे, ये मेरा आपसे वायदा है। तो ये बताइए कि आज रणदीप सुरजेवाला जी न्यूज़ नेशन पर सीटों को लेकर क्या आकलन रखते हैं? गुजरात में विधानसभा चुनाव में आपकी कितनी सीटें आ सकती हैं, क्या संभावनाएं आपको दिखती हैं? फैसला जनता करेगी, मैं मानता हूँ, और जनता ने फैसला 9 और 14 दिसंबर को करना है, जो परिणाम आ जाएंगे। मोदी जी की जो आईबी की रिपोर्ट है जिसको लेकर वो विचलित हैं, वो 130 प्लस सीट कांग्रेस को दे रही है। मुझे नहीं पता 130 प्लस कांग्रेस को, हाँ, मुझे नहीं पता वो आंकलन उनका सही है या गलत, ये तो वो बताएंगे। हमें गुजरात की 6.5 करोड़ जनता पर विश्वास है। जब वो वोट डालेंगे तो वो बदलाव के लिए डालेंगे। सीट जो आएंगी, जो जनता फैसला करेगी, हम हाथ जोड़कर स्वीकार करेंगे। रणदीप जी, बहुत धन्यवाद न्यूज़ नेशन से बात करने के लिए। शुभकामनाएं और उम्मीद है कि जिस मिशन से आप निकले हैं आपको सफलता मिले। बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया।